और हमने जानबूझ के उनको सबसे लास्ट में रखा, क्योंकि जो अंग्रेजी में एक मुहावरा कहा जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अफजल उस्मानी साहब हैं जो कि यूएस से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा तारुफ है, मैं इतने तारुफ में नहीं जाऊंगा, कि इनकी एक वेबसाइट है aligarmovement.com। मैंने खुद इस वेबसाइट से बहुत पढ़ा है, बहुत सीखा है, बहुत समझा है। तो आपको भी अगर अलीगढ़ मूवमेंट समझना है तो aligarmovement.com पे जाइए। ये इनकी काविशों का अंजाम है अफजल उस्मानी साहब का। और इनके पास खुद पर्सनल लाइब्रेरी यूएस में है, ये बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ जो कन्फेडरेशन है उससे भी जुड़े हुए हैं, और बहुत लोगों को और क्योंकि आज जब बात अकबर इलाहाबादी साहब की हो रही है, तो मुझे खुद एक अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर बहुत पसंद है, मैं इसी से इनको बुलाना चाहूंगा। और उसकी तमहीद मैं ये बताऊं, क्योंकि देखिए अलीगढ़ पे बहुत से शुराए ने लिखा है, जिसमें मजाज हैं, अल्लामा इकबाल हैं, जज़्बी हैं, शकील बदायूनी, मतलब बहुत बड़ी फेहरिस्त है। लेकिन अगर उसकी मैं तहकीक करूं, क्योंकि मैं उर्दू का भी स्टूडेंट हूं, तो मुझे जो अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर पसंद है, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से मेरी नजर में वो सबसे अहम शेर है। वो कुछ इस तरह से है कि है यही बेहतर जाके सैयद से कहूं, है यही बेहतर जाके सैयद से कहूं। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अफजल उस्मानी साहब को कि वो यहाँ पे आए, और वो खास तौर से मेरा उनसे जो सवाल है, बल्कि वो कुछ भी कह सकते हैं। अब माइक उनके पास है, लेकिन साइंटिफिक सोसाइटी जैसे बहुत अहम थी, उस पर कुछ रोशनी डालें, और खास बात ये रोशनी डालें कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि आज हम सर सैयद डे ही नहीं, सेंटेनरी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अफजल उस्मानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। सबसे पहले तो मैं चेल वेलफेयर सोसाइटी का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका। बात की खुशी है कि जो चेहरे मैं देख रहा हूँ वो सब नौजवान लोग हैं, और ये मतलब मेरे लिए भी बहुत फख्र की बात है। मैं तो डेफिनेटली उतना नौजवान नहीं रहा अब, लेकिन बाकी लोग माशाल्लाह जो है, वो आतिफ साहब को देखा मैंने, राहिल साहब से मेरा कुछ इंटरेक्शन थोड़ा बहुत हुआ, और जो है, तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि सब यंग लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस तहरीक से। बिफोर इवन स्टार्टिंग, मैं जैसे आतिफ साहब ने कहा कि मैं सब लोग शुरू में बात हुई कि साहब अपना तारुफ पेश कर दे। मैं भी अलीगढ़ तहरीक का एक अदना सा शागिर्द या स्टूडेंट कह लीजिए हूँ। सर सैयद ने 19th-20th सेंचुरी की मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, सर सैयद और अल्लामा शिबली नोमानी ने। तो सर सैयद इज़ डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो उसी की वजह से हम लोग आज इसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं, और आज 203 साला यौम पैदाइश सर सैयद की दुनिया भर में मनाई जा रही है, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सेंटेनरी भी मनाई जा रही है और मनाई जाएगी। मुझे जो बात करनी थी, जैसे आतिफ साहब ने कहा कि, और उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि हारून साहब भी मौजूद है। अंकल अस्सलाम वालेकुम, आपसे मेरी मुलाकात 2005 में हुई थी, अमेरिका ही में हुई थी। और वो इत्तेफाक से फ्लायर जब मैंने देखा तो मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा इसमें तो दुनिया कितनी छोटी है, इसका भी एहसास हो गया कि अक्सर और बेशतर लोग ऐसे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ पुराने कनेक्शंस भी निकल आए। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जावेद महमूद साहब से मेरा कभी रब्ता तो नहीं रहा, लेकिन आज उनकी बात सुनी, बड़ा अच्छा लगा। उनके साहबजादी आफरीन को माशाल्लाह मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, और अलीगढ़ से जो है काफ़ी एक्टिव हैं वो। और डेफिनेटली जो है राहिल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और चेल वेलफेयर सोसाइटी ने अभी स्पेशली कोरोना पेंडेमिक के ज़माने में जो काम किया, हमारे एक दोस्त शारिब हारून साहब के साहबजादे जो हैं, उनके हवाले से कुछ चीज़ें हम लोग मेरे इल्म में थी कि क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक रस्मी बात थी। मैं जो असल बात पे आ रहा हूँ कि अलीगढ़ तहरीक जो है, साइंटिफिक सोसाइटी पर भी बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले आज जो ज़रूरत है वो है अलीगढ़ तहरीक को समझने की, और वाकई में आज वाकई इसकी शिद्दत से ज़रूरत है। आमतौर से दुनिया में लोग ये समझते हैं अलीगढ़ तहरीक का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बट लेट मी एम्फसाइज, Aligarh Muslim University is a part of Aligarh movement. It is not the Aligarh movement. It is just one part, or tiny one part of the Aligarh movement. मेरे नज़दीक जो इतना मैंने अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ा है, अलीगढ़ तहरीक को पढ़ा है, मेरे नज़दीक सर सैयद की पूरी जिंदगी अलीगढ़ मूवमेंट है। ऑफिशियली ये बात अभी तक जो है किसी वसूख के साथ, किसी कॉन्फिडेंस साथ, ना तो मैं कह पाया हूँ, ना मैंने किसी मोतबर स्कॉलर को पढ़ा कि ये टर्म किसने क्वाइन किया अलीगढ़ मूवमेंट। लेकिन बहरहाल अब अलीगढ़ मूवमेंट की जब भी बात आती है वो शुरू सर सैयद से होती है और ख़त्म सर सैयद पे होती है।
ये भी एक थोड़ी सी जो है बददयानती हम लोगों की है कि हम लोग अलीगढ़ तहरीक को भी सर सैयद से शुरू करते हैं और सर सैयद पर खत्म कर देते हैं। ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन नहीं बात सर सैयद की चल रही तो हम सर सैयद से ही शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अलीगढ़ तहरीक है क्या। एक चीज बात की कि सर सैयद की पूरी जिंदगी जो है वो अलीगढ़ तहरीक है। 30 साल की उम्र, आदमी हम सोचते हैं कि साहब हम तो अभी बड़े यंग हैं, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, अभी हमारी शादी हुई, अभी कैरियर स्टार्ट किया हमने, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ हमारे पास कौम के काम करने के लिए या कुछ और फलाही काम करने के लिए बड़ा बहुत वक्त पड़ा हुआ। मेरी जो जाती राय है इस मामले में, ऐसा नहीं है। अगर आपने अच्छा काम जवानी में नौजवानी में नहीं शुरू किया तो बुढ़ापे में कोई बड़ा काम शुरू नहीं कर सकते आप। उसकी सबसे बेहतरीन आतिफ ने जैसा जिक्र किया आसारुस्सनादीद का, आपको ये सुन के हैरत होगी कि सर सैयद ने 30 साल की उम्र में आसारुस्सनादीद पब्लिश कर दी थी। सवाल ये उठता है कि भाई क्यों पब्लिश की उन्होंने, क्या जरूरत थी उसकी। जो सर सैयद की सोच की बुनियादी चीज है वो ये है कि सर सैयद ने हर जमाने में, जिस भी जमाने में वो रहे, उन्होंने उस जमाने का जो चैलेंज था, उस जमाने की जो प्रॉब्लम थी, जिनको लगा कि ये प्रॉब्लम है जो हमारी कौम को, हमारे नेशन को अफेक्ट कर रही है, उस प्रॉब्लम का अपने तरीके से सॉल्यूशन देने की कोशिश की, जिसको आम मॉडर्न जबान में हम कहते हैं साहब सर सैयद ट्राई टू प्रेजेंट हिज ओन नैरेटिव। उन्होंने कभी जो भी मास नैरेटिव था ठीक है उसको लिया, लेकिन एक जब भी देखा कि नहीं ये नैरेटिव हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, हमारी कौम के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी तहजीब के लिए ये नैरेटिव ठीक नहीं है, उन्होंने एक अपना नैरेटिव पेश किया। और आसारुस्सनादीद भी उसी का एक पार्ट है। उनको उस जमाने में जो ये 1900 का 1800 से पहला एडिशन पब्लिश हुआ था, 30 साल की उम्र थी उनकी। हम सोचे यार 30 साल में तो अभी आदमी स्टैब्लिश भी नहीं होता, और उनको क्या पड़ी थी कुतुब मीनार पे चढ़ के उसके कतबे नोट करने की, और दिल्ली की पुरानी हवेलियां, पुरानी इमारतों पर जाकर उनके कतबे, उनके आर्किटेक्चर, उनके स्टाइल को नोट करने की। इसलिए कि उनको उस जमाने में ये एहसास हुआ कि ये हमारा असासा है, ये हमारा एसेट है, और ये डाइंग है, ये खत्म हो रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है, उसको कोई मेंटेन करने वाला नहीं है। तो उसको डॉक्यूमेंट करना उस वक्त की उनको जरूरत महसूस हुई कि अगर ये स्ट्रक्चर्स जो है वो चले गए तो हमारा असासा चला जाएगा। तो उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट करने के लिए पूरी बात आसारुस्सनादीद को पब्लिश किया। और ये मैं खुद इसको अलीगढ़ तहरीक का एक इंटीग्रल पार्ट मानता हूं कि उस वक्त के चैलेंज को आपने फेस किया और उसको अपने नजरिए से, जो भी रिबटल कह लीजिए, जो भी प्रिजर्वेशन कह लीजिए, जो भी आप पेश कर सकते थे, आपने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। यहाँ पे कोई एजुकेशन की बात नहीं हो रही अभी, ना कोई मॉरल लॉ, ना कोई सोशल साइंस की बात हो रही। उनको लगा कि भाई ये इस वक्त हमारी जरूरत है, हमको इस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। प्रोटेक्ट तो मैं नहीं कर सकता इसलिए कि भाई मैं उस अहल नहीं हूँ या मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है, मैं उसको डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। ये मैं इसको डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। आप इससे आगे बढ़े तो भाई उनका ट्रांसफर हो जाता, मुरादाबाद चले जाते। सर सैयद आमतौर से हम लोग सोचते हैं भाई जैसे अभी हम कि भाई हमने अलीगढ़ से पढ़ा, दिल्ली में आके जॉब की, दुबई चले आए या फला जगह चले गए, अभी भाई अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लें, और दुबई तो हमारे लिए टेम्परेरी मस्कन है या फलानी जगह हमारे लिए टेम्परेरी है, हम तो अपने इलाहाबाद में करेंगे या अपने लखनऊ में करेंगे या अपने आजमगढ़ में करेंगे, वट। सर सैयद ने इस फिलॉसफी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। सर सैयद की ट्रांसफरेबल जॉब थी। जिस शहर में भी वो गए कभी खामोश नहीं बैठे, उस शहर में कुछ ना कुछ शुरू कर दिया। मुरादाबाद गए, वहाँ स्कूल शुरू कर दिया, गाजीपुर गए, वहाँ स्कूल शुरू कर दिया, मदरसा शुरू कर दिया, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगा दी, वहाँ से अखबार निकालने लगे, साइंटिफिक सोसाइटी एस्टैब्लिश कर दी। मतलब मुसलसल ट्रांसफरेबल जॉब उनकी चल रही है। और ऐसा भी नहीं कि उनका कोई एक बेस था कि साहब दिल्ली में बेस है मेरा या अलीगढ़ में बेस है, अलीगढ़ तो उस वक्त तक गए भी नहीं थे, या फला जगह मेरा बेस है कि साहब मेरा आबाई वतन है आजमगढ़ या लखनऊ, मैं वहां पे काम कर रहा हूँ, बाकी जगह तो मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है। नहीं, वो जहां भी रहे उन्होंने वहीं पर एक काम शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर भी जरूरत है, यहाँ पर भी काम शुरू कर दिया। उसी का आप हिस्सा देखें कि मुरादाबाद में भी उनका स्कूल उन्होंने शुरू किया, उसके बाद गाजीपुर में शुरू किया, साइंटिफिक सोसाइटी शुरू की। उसके बाद 1857 के आप करीब आकर देखें, 1857 सबको मालूम है कि भाई इतना बड़ा हिस्ट्री का जो इतना बड़ा सानहा है, जिसको अंग्रेज गदर कहते हैं, हम इंडियंस जो है वो बगावत कहते हैं, सब चीजें सबके सामने है। सर सैयद जाहिर बात एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे, उनके उनके बस में जो भी चीजें थी कि उन्होंने कुछ अंग्रेजों को बचाया, या जो भी चीजें जहां पर फसाद रोक सकती थी कोशिश की, उनकी वालदा भी अफेक्ट हुई उसमें, उनकी फैमिली अफेक्ट हुई, सब चीजें हुई। उन्होंने क्या किया, अब जैसे सवाल आता है उन्होंने क्या किया। जैसे ही ये मामला थोड़े से ठंडे हुए, सबसे पहले उन्होंने सर, क्योंकि जिस वक्त फसाद शुरू हुआ था, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, असबाब बगावत हिंद,
कि पूरी इस बगावत के कॉज क्या है। वो एक ब्रिटिश एम्प्लॉई हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो, और वो उनसे कोऑपरेट भी कर रहे हैं, कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके नैरेटिव को अपनी कौम पे इम्पोज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनका नैरेटिव सुना, लेकिन उनका नहीं साहब, ये हमारा नैरेटिव ये है, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट जो है, असबाब बगावत हिंद ये है। आप जो कह रहे हैं हम उसको नहीं मानते। हम जो है ये कॉजेज है, हमारी कौम ने ये फील किया, हमारी कम्युनिटी ने ये फील किया, मुल्क ने ये फील किया, ये उसके मेरे नजदीक ये उसके रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बगावत वजूद में आई या बगावत हुई। तो उन्होंने ऐसे, इवन उसके बावजूद कि उनके गवर्नमेंट उनकी एम्प्लॉयर थी, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जो है असबाब बगावत हिंद लिख के और खुल के लिखा, उसके कॉजेज बताया हुआ, उसको अंग्रेजी में भी पब्लिश किया, इंग्लैंड में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, पब्लिश हुई, ताकि सारी जो सो कॉल्ड ब्रिटिश जेंट्री या एलिट क्लास था या जो एग्जीक्यूटिव क्लास था, उनके सामने भी ये बात आई कि भाई सैयद अहमद जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब ये बगावत की वजूहात है। तो जैसे मैंने शुरू में बात की कि सर सैयद ने अपना नैरेटिव हमेशा सामने रखा कि भाई ये हमारा नैरेटिव है, हम आपका नैरेटिव हमने सुन लिया, और अगर ठीक हमारे नजदीक माकूल नहीं तो हम खामोश नहीं बैठे। उन्होंने अपना एक नैरेटिव पेश किया, उससे आप आगे बढ़ें। तो जो मैंने जैसे शुरू में आप इस चीज को दिमाग में रखें कि बुनियादी जो बात है कि अली सर सैयद अहमद खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि साहब एजुकेशन या मॉरल साइंस, और जो भी उस वक्त का चैलेंज था उनके सामने, कौम जिस चैलेंज को फेस कर रही थी, उसका उन्होंने अपने तरीके से एक जवाब पेश किया। तो ये अलीगढ़ तहरीक का जो है जिस्ट है, ये उसका निचोड़ है कि साहब हमको हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हों, मेरी नजर में अलीगढ़ तहरीक का महसल है कि हम उसका नैरेटिव पेश करें। आप उसके आगे बढ़िए। उनको लगा एक ज़माने में कि बहुत सारी जो हिस्टोरिकल किताबें आईने अकबरी है, तो उसके जहांगीरी है, उसको हमको रिवाइव करने की, री एडिट करने की ज़रूरत है, आउट ऑफ प्रिंट हो गई हैं, फलां हो गई हैं, अवेलेबल नहीं। उन्होंने उसको एडिट करके रीप्रिंट किया। ये उस वक्त की ज़रूरत रही होगी। आज हमको लगता है कि भाई व्हाई आई नीड आईने अकबरी, और व्हाई आई नीड तुस्के जहांगीरी, और व्हाई आई नीड दिस और व्हाई आई नीड दैट। आप उसको उस टाइम फ्रेम में जाकर देखें कि उस वक्त उसकी अहमियत थी, उसकी ज़रूरत थी। उन्होंने उसको रीप्रिंट किया, उस पे मेहनत की, उस पे पैसा लगाया। आज हमारे लिए बहुत आसान है कि साहब मास मीडिया अवेलेबल है, सोशल मीडिया अवेलेबल है। उस वक्त ये सब चीजें नहीं थी। सर सैयद ने इंस्टीट्यूट गजट शुरू किया कि भाई एक इंस्टीट्यूट बनाया और एक गजट निकाला। हम ख्याल लोगों की बात को हिंदुस्तान भर के, हिंदुस्तान से मुराद उस वक्त का बर सगीर पूरा जो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश आज है, वो बर सगीर कहलाता है। तो उस पूरे बर सगीर में अपनी बात को, अपने पैगाम को पहुंचाना कि भाई ये हमारे थॉट प्रोसेस है। तो उस चीज को उन्होंने, उस मीडियम को यूज किया, अपना बाकायदा प्रेस लगाया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने, जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई वो अलीगढ़ में बेस किया, नहीं, जहां पर थे गाजीपुर में थे, उन्होंने गाजीपुर में प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दिया और उस चीज को पब्लिश किया। वहीं पर फिर उनको ख्याल आया कि साहब इस वक्त जो है अंग्रेजी जुबान में बहुत अच्छी अच्छी मायनाज किताबें, अरबी जुबान में, फारसी जुबान में, अवेली जुबान में ट्रांसलेट करके आवाम के सामने पेश करना चाहिए, ताकि वो उससे मुस्तफीद हो सके, बेनिफिट ले सके। उन्होंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को जहन में रखते हुए साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। अब उस वक्त भी वो गाजीपुर में थे, वहीं पर साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। उसके वो सेक्रेटरी हुए, मुख्तलिफ अंग्रेजों को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने उसमें ज्वाइन किया, राजा जयकिशन दास को ज्वाइन कराया। ये सब लोग उसके उन्होंने काम किया। वो एक अलग और उसकी आपको अगर डिटेल जानना है तो मैं उसी अलीगढ़ मूवमेंट पर एक पूरा कंप्लीट आर्टिकल है साइंटिफिक सोसाइटी पर, आप उसको देखें कि भाई उसमें क्या क्या। वो एक अलग चीज है कि उर्दू और हिंदी की कंट्रोवर्सी उस जमाने में लगभग शुरू हो चुकी थी, और उसी वजह से बहुत सारी जो है चीजें सर सैयद जो साइंटिफिक सोसाइटी के तहत करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और डेफिनेटली वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्लो हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सर सैयद मल्टी फेशियल पर्सनालिटी थे। जब भी कोई चैलेंज सामने, उन्होंने, अच्छा पहली चीज के वो उस चीज पे स्टक करके नहीं बैठ गए साहब साइंटिफिक सोसाइटी मैंने बना दी है और मैं उस पर स्टक करके बैठ जाऊंगा और मैं हट गया तो काम बंद हो जाएगा, ऐसा। उन्होंने एक टीम डेवलप की और उनके हैंडओवर कर दिया, और वो चाहे वो करे या खत्म कर दे, वो उनका मामला है। और एक नया चैलेंज सामने आया तो सर सैयद ने उस चैलेंज को कबूल किया, जिसमें आतिफ ने जिक्र किया उसका कि विलियम म्यूर की किताब का। विलियम म्यूर की किताब में अब देखें, आज के जमाने में भी आप देखें बहुत सारे इस्लाम के खिलाफ मुसैद ने उसका रिजॉर्ट जो है ये नहीं किया कि साहब सड़क पे निकल के आके प्रोटेस्ट किया। भाई हो सकता है वो भी कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं साहब मेरे नजदीक विलियम म्यूर की किताब का जवाब देना उसी की जुबान में, उन्हीं की जुबान में, जबकि विलियम म्यूर उनके बहुत अच्छे दोस्तों में भी थे, लेकिन उन्होंने उसी जुबान में उन्हीं के रिसोर्सेज या उन्हीं के मवाक़िफ़ जो है ना, रेफरेंसेस
तो बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और जो अंग्रेजी के हवाले विलियम म्यूर ने इस्तेमाल किए थे, उन्हीं हवालों का जवाब देने के लिए पूरे इंग्लैंड का सफर किया, अपनी चीजें बेची, जो भी पैसे थे, सेविंग्स थी या जो भी था उनके पास, उसको अपना जाती में पैसा लगाया, इंग्लैंड गए, रिसर्च की और उस किताब का जवाब खुद बात अहमदिया की शक्ल में दिया। उनको लगा कि ये इस वक्त की जरूरत है और हमको विलियम म्यूर का जवाब देना। बाद में बल्कि विलियम म्यूर ने अपने जो ऑब्जेक्शंस थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको रिट्रैक्ट भी किया, उसको वापस ले लिया और कहा कि नहीं साहब, गलती हो गई हमसे और ये चीजें मेरे लिए में नहीं थी, मैंने इसलिए लिख दिया था। तो ये भी देखिए उसका फायदा कि भाई विलियम म्यूर जैसा स्कॉलर, जो एडमिनिस्ट्रेटर भी था, स्कॉलर भी था, उन्होंने उस चीज को रिट्रैक्ट किया अपनी किताब के उस जो कंट्रोवर्शियल पोर्शंस थे। तो हम, जैसा मैंने कहा कि भाई जरूरत है कि जो भी वक्त का चैलेंज उनके सामने था, उन्होंने उसका अपनी जुबान में, अपने अंदाज में जवाब दिया। उसके साथ साथ आप ये भी चीज देखते रहे कि सबसे ऐसा नहीं, हम लोग सोचते हैं कि भाई यार हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रेशर है, फला चीज है, ढमा चीज है। सर, आपको क्या लगता है कि सर सैयद की जिंदगी में ऐसा नहीं था? बिल्कुल ऐसा था। 42-43 साल की उम्र में, या बल्कि एग्जैक्टली 44 साल की उम्र में सर सैयद की बीवी का इंतकाल हो गया। मतलब 44 साल की उम्र क्या होती है आज के जमाने में? बिल्कुल यंग होता है आदमी। बट हिज वाइफ डाइड। 2 बच्चे, एक बेटी है, छोटी बेटी है। बाद में कुछ दिनों बाद बेटी का भी इंतकाल हो गया, बल्कि फातिमा नाम था, जहां तक मुझे याद। बेटी का भी इंतकाल हो गया। 2 बेटे, बड़े बेटे सैयद हामिद और छोटे सैयद महमूद। सर सैयद बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही सारी चीजें कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई बुनियादी चीज है कि सर सैयद कहीं पर भी रुके नहीं, सब मुसलसल जो चीजें वो कर सकते थे। बल्कि आपको सरप्राइज होगा कि 1867 में उन्होंने एक पूरा उर्दू यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेश किया कि साहब, वी शुड एस्टैब्लिश उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसी वजह से वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ, सब चीजें आगे पीछे होती चली गई, पर रुके नहीं। बनारस ट्रांसफर हो गया, बनारस के बारे में चीजें लिखी। फिर उनको लगा कि भाई मुसलमानों में सोशल रिफॉर्म की जरूरत बहुत शिद्दत से, मजहबी थॉट्स प्रोसेस जो है वो बहुत डिफरेंट है, उसमें बहुत सारी कमियां हमको, उनको लगा कि भाई मॉडर्न टाइम के हिसाब से इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, या बहुत सारे तहुमात या वहम परस्ती या कब्र परस्ती, जो भी चीजें कह ली, उनको लगा कि भाई बिदात बहुत सारी हमारे मजहब के या हमारे मजहब के मानने वालों में, मुसलमान बहुत सारी बिदातें आ गई हैं। तो सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, हमारे अंदर अखलाकियात में गिरावट आ गई है, तो उस अखलाक को बुलंद करने की जरूरत है। तो उसके तहत फिर सर सैयद ने तहज़ीब अखलाक शुरू किया। उनको लगा कि ये वक्त की जरूरत है और तहज़ीब अखलाक को शुरू किया, सालों तक चलाया उसको। फिर बाद में बंद भी हो गया। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि साहब उसको फिर से शुरू किया जाए, तो उनको लगा कि भाई मेरे नजदीक उसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत सारे दूसरे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर लोगों की रिक्वेस्ट पर शुरू भी किया उसको। तो जैसे मैंने कहा कि भाई सर सैयद मुसलसल जो है वो चीजें करते रहे। बाद में जब उनको लगा कि भाई अब जो है हमको इन सब चीजों को कंसोलिडेट करने की जरूरत है और अब इस चीजों को एक अमली जामा पहनाने की जरूरत है कंप्लीट फॉर्म में, वो चीज फिर उन्होंने एक मदरसतुल उलूम के नाम से अलीगढ़ में मदरसा शुरू किया। उसके बाद वही मदरसा आगे जाकर 1920 में वही कॉलेज 1920 में जाकर यूनिवर्सिटी बना। अब आप अगर अली उसको मदरसा की और कॉलेज की हिस्ट्री को भी आप देखें तो आपको लगेगा कि टेक्निकली सर सैयद हैंड पिक्ड मोस्ट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, टैलेंटेड स्टाफ मेंबर्स। आप इनफैक्ट हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा अलमिया है जो मैं यहाँ पर पॉइंट भी करना चाहूंगा। अलीगढ़ तहरीक के हवाले से बहुत सारी चीजें हम लोग नजरअंदाज करते हैं। हम लोगों ने खासकर सैयद महमूद को बहुत नजरअंदाज किया है, जो उनके छोटे बेटे थे। और मौका है कि आपका इलाहाबाद का ताल्लुक है तो इलाहाबाद से मैं बता दूं कि टिल नाउ ही होल्ड्स द record to be the youngest justice of Allahabad High Court, which is the oldest court of India. At the age of 32, Sayyid Mahmood became the justice of Allahabad High Court. आज तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री में 32 साल की उम्र में कोई जज नहीं हुआ है. It is Sayyid Mahmood who became the justice at the age of 32. Such a versatile and talented person. सर सैयद के छोटे बेटे थे वो. बल्कि आपके यहाँ जो आनंद भवन है जिसमें बाद में मोतीलाल नेहरू ने खरीद लिया था और पंडित नेहरू का घर हो गया था, वो सैयद महमूद का घर था. और इस पे डेविड लेलिवेल्ट साहब जो यहाँ पर फिलाडेल्फिया में प्रोफेसर थे, उस पे उनका पूरा एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर ही उन्हीं की डिस्कवरी थी कि आनंद भवन वो सैयद महमूद का घर था. सर सैयद भी वहाँ रहे हैं. तो ये चीज़ है. बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सैयद महमूद का बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट भी लगा हुआ है और जस्टिस एम हिदायतुल्लाह का एक बहुत अच्छा मजमून उसी हवाले से जब इनॉग्रेट किया आप उसको. तो सैयद महमूद भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है अलीगढ़ तहरीक में. और हम लोगों ने ये हमारी नाइल्मी कह लीजिए, लाइल्मी कह लीजिए या थोड़ी सी बददयानती कह लीजिए कि हमने उनको इग्नोर किया. बहरहाल
कमिंग बैक टू लोगों को सैयद महमूद से मिलकर, सैयद महमूद इंग्लैंड से लेकर आए, चाहे वो सिडन हो, चाहे वो थियोडोर बेक हो, चाहे वो जे स्टोल हो, ये सब इंग्लैंड से लेकर आए। ब्रिटिश एजुकेटेड लोग थे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के एजुकेटेड लोग थे, उनको इंग्लैंड से अलीगढ़ लेकर आए। अब आप उस जमाने में ठीक है बंद भी कर लेते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन बहरहाल उनको ढूंढ कर लाना और फिर उन्होंने इस कॉलेज को, स्पेशली थियोडोर बेक को आप देखें तो बहुत हद तक जो है उन्होंने बिल्कुल 24-25 साल की उम्र में कॉलेज ज्वाइन किया था और 44-45 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया और पूरी जिंदगी एमए कॉलेज ही में उनकी गुजरी जो है। तो इस तरह के लोगों को ढूंढ कर लाना, उसको नर्चर करना, उसको प्रमोट करना, ये भी सर सैयद के मिशन का पार्ट था कि अच्छे लोगों को लेकर आना और उनको नर्चर करना, उनको ग्रूम करना। तो हम समझते हैं कि भाई ये भी हमारी जरूरत है कि जो भी तहरीकें या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं, कि जो भी टैलेंटेड और जेन्युइन लोग हैं उनको हम प्रमोट करें, उनको हम हेल्प करें। ये नहीं कि साहब मैंने चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मैं हूं या मैंने बनाया है तो मेरे बाद मेरा बेटा उसका वो चेयर करे या मेरे बाद मेरा भाई उसको चेयर करे। ये चीजें नेपोटिज्म जो है ये तहरीकों को क्रश करती हैं, खत्म करती हैं। तो जरूरत ये है कि भाई हम लोग इसका भी ख्याल रखें कि जो तंजीमें बनाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, उसमें जो टैलेंटेड लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जो जुनून और पैशन के साथ काम कर सकते हैं, उनको प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं। इस चीज को थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाता हूँ और जैसे मैं सोसाइटी की बात कर, बहरहाल उसका हवाला मैंने दे दिया। उस पर 2 बहुत अच्छी किताबें रिसेंट टाइम में, और जो अच्छी किताबें आई वो एक प्रोफेसर असगर अब्बास साहब की किताब है, अलीगढ़ सर सैयद और साइंटिफिक सोसाइटी। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मौका लगे तो उसको देखें। फिर बाद में प्रोफेसर इफ्तिखार आलम साहब की एक किताब है साइंटिफिक सोसाइटी, बल्कि वो मेरे सामने आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये किताब जो है इफ्तिखार आलम साहब की बहुत अच्छी किताब है, सन 2000-2001 के आसपास आई थी ये, और उसको आप लोग जरूर देखें तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि साइंटिफिक सोसाइटी क्या चीज थी। और ब्रीफ में, या जैसे आतिफ की जुबान में कहीं कि शॉर्टकट में देखना है तो अलीगढ़ मूवमेंट पर एक आर्टिकल है, मैं उसका लिंक भी आपको इसमें चैट में डाल दूंगा और बाद में आतिफ से कह दूंगा कि शेयर कर दें, तो पूरा मजमून एक ब्रीफ मजमून आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा कि अलीगढ़ तहरीक पे आगे बढ़ के आप देखें कि कॉलेज बना, सब कुछ, सब कॉलेज चल रहा है, सर सैयद फिर भी खामोश नहीं बैठे। ऐसा नहीं था कि साहब कॉलेज बन गया अब तो काम खत्म हो गया, अब कॉलेज चलेगा, आगे यूनिवर्सिटी बन जाएगी, आगे ब्ला ब्ला, नहीं। 1885 में आप आइए, 1885 में अभी कॉलेज चल रहा है और बहुत ठीक है, अच्छे फॉर्म में, खराब फॉर्म में, उसमें जो अपनी प्रॉब्लम्स थी वो भी चल रही हैं, उसमें हंगामे भी हो रहे हैं, उसमें लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग टूट भी रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं। 1885 का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट शायद आप लोगों की नजर में हो कि उस जमाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, बॉम्बे में उसका कयाम अमल में आया था, जो आज इंडिया में कांग्रेस पार्टी है, जो 1885 में उमेश चंद्र बैनर्जी वगैरह ने बनाई कांग्रेस पार्टी। और उस जमाने में ये हमको अंदाजा होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि उस जमाने में मुसलमानों के जो डिफेक्टो लीडर थे वो सर सैयद अहमद खान थे। तो हर आदमी ये बात जानता था कि अगर किसी तहरीक में सर सैयद नहीं जुड़े तो इसका मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स नहीं जुड़ेंगे। इसलिए उन्होंने सर सैयद को इनवाइट किया उस कांग्रेस के लिए, लेकिन सर सैयद ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे मैंने नैरेटिव रखना चाहते थे, अगर सामने वाला नैरेटिव जो है वो उनके नजरिए से कौम के लिए बेनिफिशियल नहीं था, तो वो हमेशा, ऐसा नहीं था कि वो खामोश बैठ, ठीक साहब आप कर रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं। अगर आई एम नॉट इंटरेस्टेड देन आई हैव अनदर सॉल्यूशन, हमेशा इसका उन्होंने ख्याल रखा। तो 1885 में जब कांग्रेस बनी और सर सैयद उस नजरिए के खिलाफ थे कि भाई इसमें जो चीजें हैं या जो डिमांड्स हैं या जो उसके बायलॉज हैं वो हमारी कौम को बेनिफिट नहीं पहुंचाएंगे, उन्होंने 1886 में अलीगढ़ में मॉमडन एजुकेशनल कांग्रेस बनाई। नाम भी एजुकेशन का लफ्ज ऐड कर दिया कि इट इज अ मॉमडन एजुकेशनल कांग्रेस, नॉट कॉन्फ्रेंस। बाद में वही चीज जो है उसका नाम बदलकर मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, और उसके बाद जब पार्टीशन के बाद वो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, वो एक अलग चीज है। अब ये ऐसी बॉडी, बल्कि ये जो बहुत ही आज हमारी नई नस्ल इससे वाकिफ शायद कम हो, सर सैयद ने बनाई थी 1886 में अलीगढ़ में, और आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि रंगून बर्मा में भी उसका सेशन हुआ है, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, यू नेम इट, दुनिया का कोई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ढाका, इस्लाम, पेशावर, जो उस जमाने के जो भी मशहूर मुस्लिम पॉकेट्स थे, हर जगह उसका एनुअल सेशन होता था। और उससे जो चीजें निकल के आई, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि आज मौजूदा जमाने में अभी भी ऑन पेपर ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जिस्ट करती है, और आप अलीगढ़ जाएं तो सुल्तान जहां मंजिल में उसका दफ्तर भी मौजूद है,
और वो सुल्तान जहां मंजिल ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रॉपर्टी है। आज भी जो सुल्तान जहां मंजिल है वो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करती है, वो ऑफिशियली ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करती है। वो एक अलग बात है कि मैं अभी कमेंट करूंगा तो शायद कुछ लोग को नागवार गुजरे कि बहुत अरसे से वो डॉर्मेंट हो चुकी है, खत्म के बराबर है, ना के बराबर है। सिर्फ एक जगह वो जिंदा है कि साहब वो हर साल, हर 3 साल पर वो ऑफिशियली एमयू स्टैचूज उसको रिकॉग्नाइज करता है और 5 कोर्ट के मेंबर भेजता है। वो हर 3 साल में 5 कोर्ट के मेंबर भेज देते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। एक गजट निकलता, एक मंथली उनका एक छोटा सा पर्चा निकलता था, वो कभी कभार निकलता है। जब तक रियाजुर्रहमान खान शेरवानी साहब हयात थे वो निकलता रहा, वो भी कोई बहुत इफेक्टिव चीज नहीं बची थी। लेकिन प्रैक्टिकली वो डॉर्मेंट बॉडी है और उनका अपना एनुअल सेशन 1991 जामिया हमदर्द में, अभी जो मौजूदा वाइस चांसलर अलीगढ़ के तारिक मंसूर साहब, उनके बड़े भाई रशीदुल जफर साहब वाइस चांसलर थे, उनके जमाने में आखिरी सेशन हुआ 1991 में। अब आप सोच लें कि ऑलमोस्ट 27-28 साल हो गए, उनका कोई एनुअल सेशन भी नहीं हुआ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन पेपर पर जिंदा है और आज भी अपने 5 मेंबर कोर्ट के भेज देती है। उस पर मैं कई बार लिख भी चुका हूँ और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख चुका हूँ, पब्लिक फोरम पर भी, कि भाई हमको जरूरत है उस बॉडी को रिवाइव करने की। और क्यों जरूरत है ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि ये वही एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में अपना सेशन किया, वहां पर लोगों को एजुकेशन की अहमियत समझाई। और ये वही बॉडी है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहरीक चली कि एमएओ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में ही ये तय हुआ। उसी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है कि आज जो आप अलीगढ़ में देखते हैं अब्दुल्ला कॉलेज, विमेंस कॉलेज जो है, उसका जो पॉपुलर टर्म में अब्दुल्ला कॉलेज कहलाता है, उसी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस में शेख अब्दुल्ला पापा मियाँ जो थे, उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया कि साहब मेंस एजुकेशन पे तो बात हो गई, कॉलेज बन गया, चल भी रहा है, लड़कियों के एजुकेशन पे भी बात होनी चाहिए। और जब सरसैयद की जिंदगी में तो नहीं हो पाया, लेकिन सरसैयद के इंतकाल के बाद जब उन्होंने इस चीज को पेश किया, उसमें जो जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बाद में चांसलर हुई बेगम सुल्तान जहां, और बॉम्बे से अतिया फैजी और बहुत सारी जो प्रोमिनेंट लेडीज थी जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सेशंस में आया करती थी, उनको ये बात माकूल लगी, उन्होंने पैसे भी दिए, चंदा भी दिया और मदद भी की। और शेख अब्दुल्ला ने पहले अब्दुल्ला स्कूल बनाया शहर के, अलीगढ़ शहर के अंदर, फिर बाद में उसको यूनिवर्सिटी कैंपस के पास लेकर आए। और वो 1937-38 तक जो वो इंडिपेंडेंट कॉलेज था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं था। 1938 वगैरह में जब सजाउद्दीन साहब वाइस चांसलर थे और उसके बाद ये हमारे नवाब छतारी साहब प्रो चांसलर थे, इन लोगों की मौजूदगी में, अल्लाह तो सराफ मसूद साहब वाइस चांसलर थे, उनके उसमें, और ये जो फाउंडर थे शेख अब्दुल्ला, उनकी बेटी मुमताज जहां हैदर प्रिंसिपल हुआ करती थी, उनके जमाने में ये यूनिवर्सिटी में मर्ज हो गया। ये उसी मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, ये तहरीकें उससे चली। वही एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को आप पॉलिटिकल सेंस में आप देखें, आमतौर से हम लोग ये कहते हैं और मानते भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ तहरीक का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये बात 100% सही नहीं है। हमने उसमें जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे या पॉलिटिकल, जहां पे मुसलमानों को पॉलिटिक्स की जरूरत थी, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में उसमें भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। और ये जानकर मोस्टली आप लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो सरप्राइज ना हो, ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एनुअल सेशन 1906 में ढाका में हुआ था, नवाब सलीमुल्लाह के घर पर, उसी में मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया। वही मुस्लिम लीग जो बाद में पार्टीशन की भी जिम्मेदार हुई, आज भी इंडिया में मुस्लिम लीग मौजूद है। बहरहाल ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मुस्लिम लीग बनी थी। और जो मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी थे, नवाब मोहसिनुल मुल्क और नवाब वकारुल मुल्क, ये दोनों अलीगढ़ कॉलेज के ट्रस्टी भी थे और उस वक्त मोहसिनुल मुल्क साहब कॉलेज के ट्रस्टी कमेटी के सेक्रेटरी भी थे। बहरहाल तो वो एक भाई आपकी बात थोड़ी सी रोक रहे हैं, अगर थोड़ा सा इसको समअप भी कर दीजिए, जो मतलब अब एक पार्ट ऑफ द डिस्कशन ये भी कर लीजिए कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं, जी उसी पे आ रहा हूं। तो ये चीज थी कि भाई ये चीजें बाद में मैंने कहा कि मुस्लिम लीग अलग हो गई, अपना एक पॉलिटिकल विंग हो गई, अपना अलग से चलती रही, उसका डेफिनेटली कॉलेज से इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। सरसैयद के बाद, सरसैयद की जिंदगी के बाद हुआ अलीगढ़ कॉलेज। सरसैयद माने में गबन का केस भी हो गया था, 12 लाख रुपए डूब गए थे। एक आदमी जिसको सरसैयद ने हायर किया था, उसने गबन भी कर दिया और कौम के पैसे डूब गए, लेकिन सरसैयद को बहुत सदमा पहुंचा, वो आदमी जेल भी चला गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उस जमाने में भी सरसैयद खामोश नहीं बैठे। आखिरी जमाने में उम्मुल मोमिनात के ऊपर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते थे, उस पर भी पूरा उन्होंने पर्चा लिख डाला। और वो बल्कि उनकी हयात के बाद, सॉरी इंतकाल के बाद, वो पर्चा शाये भी हुआ जवाब उम्मुल मोमिनात के नाम से। उसको भी मौका लगे तो आप लोग कभी देखें, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन जो मैंने मैंने कहा कि ये सरसैयद की जो पूरी लाइफ है, मेरे नजदीक ये पूरी अलीगढ़ तहरीक है कि हर वक्त जो उस वक्त के चैलेंज को फेस करके
उसका रिबटल, उसका अपना नैरेटिव पेश करना, उसका जवाब देना। जैसा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि भाई व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। आप आज देखिए दुनिया के अंदर ग्लोबली हम सब अलमनाइज हर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और ये जैसे आमतौर से ये मशहूर है लोगों को कि साहब अलीगढ़ वाले कुछ नहीं करते, बट डिनर करते हैं, ससेट डे करते हैं, ये 100% सही नहीं है। ये वजह क्या है मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी अपनी भी एक जरूरत होती है, लेकिन जो मेरी नजर में जो टेक अवे है एंड वे फॉरवर्ड है कि आप जिस सोसाइटी में भी रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, ये रखें कि ठीक है अपनी पर्सनल लाइफ तो होती है, आपको पर्सनल लाइफ में आपको टाइम भी देना होता है, करियर की फिक्र भी करनी होती है, फैमिली को भी टेक केयर करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा वॉलंटियरिज्म जो है, जो हमारे कौम में बड़ी कमी है, क्या वॉलंटियर वर्क हम समझते हैं साहब ये तो सबसे लास्ट में हमको करना चाहिए। उसमें थोड़े से चेंज की जरूरत है कि हमको उसके लिए टाइम एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, खैर वो हमेशा हर जमाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो बहुत ही डायर है। एंड मतलब इससे खराब क्या होगा अल्लाह नोज द बेस्ट, लेकिन ये कि बहरहाल बहुत काम करने की जरूरत है हर फ्रंट पे। पहली बात जो हम हमारे जहन में आमतौर से हम जो कर रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है। हम ये ना सोचे कि हम जो कर रहे हैं या जिस तरीके से कर रहे हैं वही सही है। आप ये देखें कि भाई जो भी कर रहा है, जिस तरीके से भी कर रहा है, अगर उसका मकसद जो है एंड गोल एंड रिजल्ट जो है वो कम्युनिटी को हेल्प करना है, तो लेट देम डू इट। और आप उसमें अगर जुड़ सकते हो तो जुड़िए, नहीं जुड़ सकते तो आप कम से कम उनको जो है गुड विश दीजिए कि भाई ठीक है, और आप अगर कुछ किसी तरीके से भी उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए जिसकी हमारे यहाँ बहुत कमी है आमतौर से। अलीगढ़ में भी हमने देखा, या बहुत जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं कि साहब समझते हैं कि साहब माई वे इज द राइट वे। दैट इज नॉट ट्रू। भाई हो सकता है कि बहुत से लोगों को, गरीबों को खाना खिलाना अच्छा लगता हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मान लीजिए मिसाल को मेरा मिजाज है कि मान लीजिए मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं उसमें जाके करूं, मुझे लगता है कि मुझे एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट में काम करना चाहिए, ठीक है, आई विल बी डूइंग दैट। लेकिन आप ये ना सोचें कि नहीं साहब जो साहब ये काम नहीं कर रहे हैं या जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत कौम को या नेशन को हर तरह की जरूरत में इंटरेस्ट हो, स्पेशली अलमनाई, और इस सब्सिडी डे के मौके पे हमको यह करना चाहिए कि भाई जहां पर भी जो एकेडमिक्स के लोग हैं, भाई ठीक है, वो जरूरी नहीं कि आपके साथ मिलकर निकल के आए वॉलंटियरिज्म करें, वो एकेडमिकली उस काम को करें, उस चीज के बारे में लिखें, उस चीज के बारे में अखबारों में, सोशल मीडिया पर जो उनका पढ़े, या रिसर्च पेपर्स पब्लिश करें, सर्वे करें, डेटा कलेक्ट करें, उसको रिसर्च पेपर पब्लिश करें। तो जो जिस फील्ड में है और जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसको जुनून और पैशन की हद तक पैशन है कि नहीं साहब मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये मतलब वो है कि प्लीज यू शुड कीप डूइंग इट। ये ना सोचे कि भाई जो आतिफ कर रहे हैं वही सही है या जो मैं कर रहा हूँ वही सही, ऐसा नहीं है। आपको जिसमें मजा आता हो, जिसमें आपका दिल लगता हो, बस आप ये देखें कि एंड गोल क्या है उसका। एंड गोल अगर कम्युनिटी की हेल्प करना एंड गोल है, तो वी ऑल अलुमनाइज आर इन वन और द अदर वे, वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। हमने कहा ना कि भाई तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे हमारी यहाँ पर अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर सबसे पुरानी अलुमनाई 1975 में। हम तो बल्कि अभी किंडरगार्टन में भी नहीं गए थे, उस जमाने की बनी, और उसके हमारी खुशकिस्मती कि उसके फाउंडर्स लोग, कुछ लोग आज भी मौजूद हैं, एंड दे आर रनिंग ए स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन अलीगढ़। दे गिव मोर देन 300 to 400 स्कॉलरशिप एवरी ईयर। उसके अलावा फिर हिंदुस्तान के 15-16 शहरों में वो छोटे छोटे स्कूल्स को, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। इस बार कोविड की प्रॉब्लम हुई, हम नॉर्मली रिलीफ का काम वो नहीं करते भाई, उनके उनके डोमेन में नहीं है, लेकिन इस बार ऐसी जरूरत पेश आई कि नहीं साहब इस वक्त तो हर आदमी को जो है खाने के लाले पड़े हुए में फंड रेजिंग की बाकायदा, और जहां जहां भी बल्कि अलीग सोसाइटी के साथ मिलकर जो है 3-4 शहरों में उनके साथ काम किया, और कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर काम किया। तो जो मैं जैसे मैं कह रहा था कि भाई आपको जिस चीज में भी मजा आता हो उसको प्लीज कंटिन्यू करें। बस ये ख्याल रखें कि एंड गोल क्या है। एंड गोल मकसद चाहे वो अलीगढ़ तहरीक को समअप करने का ये कि भाई एंड गोल you should be to help the community in your best abilities in the best form। अगर ये चीज आप जहन में रखें कि भाई हमको हमारा मकसद जो है, उसको अलीगढ़ तहरीक का पार्ट समझता हूँ कि भाई सर सैयद ने हर मौके पर, हर जगह जहां भी वो चैलेंज फेस आया, सर सैयद ने उसका जवाब उसी जुबान में दिया, उसी तरीके से दिया। तो हमको भी इसी टेक अवे को लेकर यहाँ से चलना चाहिए कि जहां जहां भी मुमकिन हो, जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है,
सोशल प्रॉब्लम्स है, जहाँ जहाँ भी बहुत सारे मसाइल, हर कम्युनिटी के अपने मसाइल हैं, तो उस मसाइल से अपने आप को आइसोलेट ना करें। अपनी इस्तेदाद, अपनी सलाहियत की हद तक उसको हल करने में जिस तरह से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को, उसका पार्ट बने। ये मेरी छोटा छोटा सा टेक अवे और आपसे रिक्वेस्ट है। और ग्लोबल अलुमनाई पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम लोग ये सकती है कि साहब ये लोग तो सिर्फ डिनर करते हैं, ठीक है, कुछ लोग करते होंगे। जरूरी नहीं कि आप उस, जब 500 लोगों का डिनर होता है तो जरूरी नहीं कि 500 लोग आपको उसी मिजाज के मिल जाएं। उसमें से अगर आपको 25 लोग भी मिल जाते हैं जो आपके लाइक माइंडेड हो, जो आपकी नहज पे सोच सकते हो, आपके साथ जुड़ सकते हो, दैट्स अ वेरी बिग गेन। कि आपने 500 लोगों को जमा किया, ठीक है, खाना खाया, उन्होंने अपने पैसे देके खाना खाया, कोई ऐसा नहीं कि लोग, या मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो होते हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं कि लोग जो है अपना टिकट लेते हैं, पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और खाना खाते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म कम्युनिटी बेनिफिट का काम करते हैं। और जो ज्यादातर अलुमनाई एसोसिएशन अराउंड द ग्लोब हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर डूइंग इट। अच्छा, जैसे मुझे मुझे जानने की वजह ये भी है कि हम जो एक जमाने से अलीगेरियंस का और वेल विशर्स का एक सबसे बड़ा ईमेल नेटवर्क था, एमयू नेटवर्क, जिसके फाउंडर डॉक्टर शहीर खान साहब कैलिफोर्निया बेस करते हैं और मैं उसका सेकंड मॉडरेटर हूँ, तो हम लोग ऑलमोस्ट 15-18 साल से उसको चला रहे हैं। तो जो भी चीजें अराउंड द ग्लोब, जब उस जमाने में फेसबुक भी नहीं था, आपका इंस्टाग्राम, ये सब, व्हाट्सएप भी नहीं था, तो ईमेल से दुनिया में जहां पर भी एलिगेरियंस कर रहे होते थे, वो मेल हमको आते थे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, सर्कुलेट भी होते थे। बहुत सारे ईमेल सर्कुलेट नहीं भी होते थे कि भाई चलो, उनको लगा उसमें पर्सनल झगड़े हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि हमको पता होता कि कौन सा अलुमनाई एसोसिएशन, कौन सा अलीगढ़ का ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, ताकि वो चूंकि बताते भी थे कि हम ये कर रहे हैं, ये कर, ये हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, ये हम कर रहे हैं। तो वो सब चीजें हैं। तो इसलिए लोगों के जहन में जो खदशात होते हैं कि नहीं साहब ये लोग सिर्फ डिनर खाते हैं, फला करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो चीजें, उस सोसाइटी का सोशल फैब्रिक को भी देखना होता है कि उस सोसाइटी में उनकी बहुत जो है प्रेसिडेंस लेती हैं कि वो लोकल चीजों को भी उनको हैंडल करना होता है। जैसे मैं अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में तो आपको बता सकता हूँ कि मुख्तलिफ शहरों में शारिब हारून भी हैं यहाँ पर, कि देखते हैं कि भाई शिकागो है या वाशिंगटन डीसी है, ह्यूस्टन है, हर जगह अलुमनाई एसोसिएशन तो अपने अपने लेवल पे वो कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। जरूरी नहीं कि वो पब्लिक डोमेन में सबको मालूम ही, हाँ, मुशायरा चूंकि पब्लिक होता है तो वो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि साहब मुशायरा कराया उन्होंने, या म्यूजिक का प्रोग्राम कराया उन्होंने, या डिनर कराया उन्होंने, वो पीआर, वो पब्लिक में आ जाता है। तो लोग, ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ ये काम तो फ्रंट लाइन, मतलब दिखावे का होता है या लोगों को जमा करने के लिए होता है। बैकग्राउंड में हर एसोसिएशन रहा होता है। और हमको जरूरत इस बात की कि हम लोग एक दूसरे के लिए गुड फेथ रखें और एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें। और उसी कड़ी को आई जस्ट फिनिश इट कि इंशाल्लाह अगले महीने इसी 31 अक्टूबर से हम भी एक इंटरनेशनल मुशायरा करा रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए। और उसके बाद पूरे महीने जो है सेंटनरी सेलिब्रेशन, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर लेक्चर भी होंगे, कुछ इंटरटेनमेंट के भी प्रोग्राम होंगे। इसलिए कि भाई आप सिंपली लेक्चर तो नहीं दे सकते ना, लोग के एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे भाई, तो यू हैव टू मेक 31 अक्टूबर को हमारा मुशायरा है। उसके बाद तो इंशाल्लाह मैं फ्लायर अभी रेडी हो जाएगा तो मैं भेज भी दूंगा कि आप लोग उसको ज्वाइन करें। और वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन माय पर्सनल बिहाफ, मैं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपको रखने का इसमें कोई कमी बेशी हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई एरर हो गया हो तो प्लीज मुझे पॉइंट आउट कर दें कि भाई ये चीजें हिस्टोरिकली मिस फैक्ट है, या जो मैं, हो सकता है जुबान से कहने में कोई चीज निकल गई हो। तो मैं, हारून साहब मुझे दिखाई दे रहा है, हारून अंकल जो है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपकी सेहत की खराबी की वजह से भी। जावेद मोहम्मद साहब का भी बहुत शुक्रिया, राहिल और आतिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू वंस अगेन।